This program is sponsored by National Pension System NPS. For a secured future, NPS जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी मंत्र में। मैं हूं आपके साथ मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार हम बात करते हैं निवेश को लेकर, या अगर कहा जाए आपकी बचत को लेकर भी। जी हां, जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, और खासतौर से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप आखिर क्या होता है और इनमें किस तरीके से हमें निवेश करना चाहिए, किस तरह की जानकारी पहले से ही हमें लेनी होगी, और इस सब पर हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। साथ ही आपके जो सवाल हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और जानकारी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोशिश हम यहाँ करेंगे कि आखिर क्या है इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर सब लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आखिर किस तरीके से जो इक्विटी फंड की जब हम बात कर रहे हैं, इक्विटी फंड दरअसल शेयर और कंपनी के जो अलग अलग स्टॉक्स हैं उसमें निवेश करता है। और जैसा सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, इक्विटी फंड की जब हम बात करते हैं तो इसको ग्रोथ फंड भी कहा जाता है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन को लेकर लगातार लोगों का मानना है कि ये एक अच्छा विकल्प होता है, और इसके साथ साथ लंबी अवधि के विकास के लिए इक्विटी फंड को बेहतर माना जाता है। यानी जब हमारा लक्ष्य थोड़ा सा लंबा रहता है उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इक्विटी फंड विकास पर खासतौर से जो ध्यान है वो केंद्रित करते हैं। यानी आपका जो जब हम फंड की बात कर रहे हैं किस तरीके से वो बढ़ेगा, तो ये तो जानकारी हुई कि कैसे जो इक्विटी फंड है वो हमारे लगातार जो निवेशक हैं उनको मदद करते हैं। लेकिन खासतौर से जब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात आती है तो इक्विटी फंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक होता है लार्ज कैप। उसकी अगर हम पहले बात करें, देखिए जो लार्ज कैप है उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी, वो होती हैं लार्ज कैप के तहत। इसके बाद 101 से लेके अगर हम बात करते हैं 250 तक, तब आता है मिड कैप, और आखिर में होता है हमारा स्मॉल कैप, जिसमें अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग के आधार पर देखें तो 251 और उससे अधिक की जो रैंकिंग वाली कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं अलग अलग फंड्स की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हैं, सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत धीरेन्द्र जी आपका। जानना चाहेंगे आपसे, जब जब हम बात करते हैं निवेश को लेकर, और उसमें भी जब हम देखते हैं इक्विटी फंड में किस तरीके से जो निवेशक हैं वो इस तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, ये जानते तो सब हैं, लेकिन इनकी और जो बारीकी है वो आज आपसे हम जानना चाह रहे हैं। जी, एक तो कि सबसे पहले निवेशकों के लिए अगर इस दिशा में बढ़ने के पहले सबसे पहले उनसे उन्हें पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या ये पैसा 5 साल तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। अब बात आती है कि करीब करीब 16 तरीके के इक्विटी फंड हैं, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग फंड। तो मैं बताऊं कि जो सेबी का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि लार्ज कैप सबसे बड़ी 100 कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, और मिड कैप कंपनियां 101 से लेके 250 नंबर जो मार्केट कैप पे आती हैं, इनका कैपिटलाइजेशन अंदाजन करीब 1 लाख करोड़ से 10,000 करोड़ तक के बीच में है, और स्मॉल कैप 10,000 करोड़ से छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये इनका सेल्स नहीं है, ये इनका प्रॉफिट नहीं है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये काफी अंडरस्टैंडेबल है कि जो बड़ी कंपनियां हैं रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, जो मिड साइज कंपनियां हैं वो रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वो काफी अनस्टेबल हो सकती हैं अगर इकोनॉमिक साइक्लिकलिटी को विथस्टैंड करने में, उतार चढ़ाव में, और वहां पे रफ्तार भी काफी देखा जा सकता है, वो काफी रफ्तार से अपना 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 कारोबार और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है। बड़ी कंपनियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ती हैं, उस वजह से बाजार में उतार चढ़ाव का जो दौर है इन कंपनियों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन इसके साथ साथ जो लार्ज कैप है उसमें माना जाता है कि जो रिस्क है, रिस्क का जो स्तर है, यानी जोखिम का जो स्तर है वो कुछ कम रहता है, जबकि स्मॉल कैप में माना जाता है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो ज्यादा रहेगा। जी हाँ, स्मॉल कैप का रिस्क एक अलग तरीके के, बहुत सारे ऐसे रिस्क है स्मॉल कैप में जो लार्ज कैप में नहीं है।
कि छोटी कंपनियां कई बार बैंकरप्ट हो जाती हैं, कई बार इकोनॉमिक साइक्लिकलिटी को विथस्टैंड नहीं कर पाती हैं। अगर उधार ज़्यादा लिया हुआ है तो इस तरह के अगर हेडविंड है तो उससे उभर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी कंपनियां रिलेटिवली स्टेबल हैं, एस्टैब्लिश्ड और बड़ी होने के पीछे कारण यह है कि वो रफ्तार से बढ़ पाई है, समय के साथ वो टिक पाई है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी है। लेकिन जब बाजार में उतार चढ़ाव का दौर आता है, बाजार में जो उतार चढ़ाव का दौर है, इसके दो कारण है। एक तो कि कंपनी का फंडामेंटल्स, ये लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा ड्राइवर है। कंपनियां कितना मुनाफा बनाती हैं और कितना मुनाफा बढ़ाती हैं जी। लेकिन एक दूसरा कारण है कि कितने निवेशक, उसका रुझान है उसमें, कितने निवेशक खरीद रहे हैं, कितने निवेशक बेच रहे हैं जी। और पिछले 2-3 साल में जो एक बड़ा बदलाव आया है कि बड़ी कंपनियों में भी भारी उतार चढ़ाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि विदेशी निवेशकों का भारतीय एक्सपोजर बाय एंड सब्सटैंशियली बड़ी कंपनियों में है और वो जब काफी कम समय में पैसा ढेर सारा निकालते हैं या लगाते हैं जी। तो इसमें उसका उतार चढ़ाव बिल्कुल स्मॉल कैप जैसा दिख रहा है। और स्मॉल कैप फंड जो भारत में पिछले 4-5 साल में जिनका जोर दिखा है जी, यहाँ पे आमतौर पे भारतीय निवेशकों ने निवेश किया है स्मॉल कैप फंड। लेकिन धीरेन जी, जो पिछला साल रहा 2024 की अगर बात की जाए, वहां पे किस तरह का एक परफॉर्मेंस जो है वो स्मॉल कैप का नजर आया? क्योंकि जो निवेशक है वो शायद ज्यादा पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शायद नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि एक साल में इस फंड ने हमें शायद अच्छा निवेश दिया है तो उनको लगता है और निवेश कर देना चाहिए। निवेशकों को हमेशा लगता है कि बाजार लगातार आपको रिटर्न देता रहे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी साल में अगर आप देखें कि बाजार जो अभी 2025 में जो कुछ सप्ताह हुए, इसमें स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा गिरने वाला कैटेगरी है। 5% की गिरावट देखी गई है। लेकिन इस 5% की गिरावट के बावजूद स्मॉल कैप फंड्स का जो प्रदर्शन है वो पिछले एक साल में आपको 18-19% रिटर्न इस गिरावट के बावजूद है। तो एक जरूरी चीज ये है कि कम समय के लिए आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ऐसा पहले भी देखा गया है कि आप लार्ज कैप फंड पैसा लगाइए, इंडेक्स में पैसा लगाइए और 5-7 साल की अवधि हो सकती है जिसमें कि आपको कोई रिटर्न ना मिला हो। मैं एक उदाहरण दे दूं कि 2002 में 1992 में बाजार हमारा सेंसेक्स पे पहली बार 4000 पे पहुंचा था और दोबारा 4000 पॉइंट्स पे तक पहुंचने में करीब 10 साल लग गए थे। 2002 में दोबारा बाजार सेंसेक्स दोबारा फिर से एक बार 4000 पे पहुंच पाया था। जी। तो ये जो जिस तरह का उतार चढ़ाव लगातार बाजार में बना रहता है, क्योंकि जो निवेशक हैं आमतौर पर इस उतार चढ़ाव को नहीं समझते, उन्हें लगता है कि मुनाफा कहाँ हो रहा है, नुकसान कहाँ हुआ है। लेकिन ऐसे में जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं या मिड कैप की बात की जाए, कई जगह ये मान लिया जाता है कि जो मिड कैप है वो ज़्यादा एक सुरक्षित, उसको ज़्यादा मान लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो रिस्क है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। जी हाँ, रिस्क अगर 2 तरीके के रिस्क हैं। एक तो कि बाजार के उतार चढ़ाव का, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि रिस्क में कोई खास अंतर है। बाजार में उतार चढ़ाव तो करीब एक तरीके से, जब बाजार में भारी बढ़त देखी जाती है तो हर जगह देखी जाती है, गिरावट होती है तो हर जगह देखा जाता है जी। हाँ, लेकिन छोटी कंपनियां फंडामेंटली थोड़ी वीक हो सकती हैं या रिलेटिवली रिस्की हो सकती हैं क्योंकि स्केल का डिसएडवांटेज है। उसके अलावा जो छोटी कंपनियों का यूनिवर्स है, आपने जैसे अपनी शुरुआत में बताया कि 100 बड़ी कंपनियां हैं, अगली 250 कंपनियां मिड कैप है, लेकिन स्मॉल कंपनीज 4000 हैं बाजार में लिस्टेड, जिसमें से 2500-3000 हजार में रोज ट्रेडिंग होता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां जिनका क्रेडेंशियल्स ऐसा नहीं है जिसके निवेशक उसमें पैसा लगाए जी। ये क्वेश्चनेबल प्रमोटर, क्वेश्चनेबल बिजनेस, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल्स, इसके बावजूद उसमें ट्रेडिंग होता है। तो निवेशकों के लिए स्मॉल कैप का रिस्क वहां पे है। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के जरिए और एसआईपी के जरिए लगाने से ये रिस्क काफी कम हो पाता है, एक बेसिक वैलिडेशन और बेसिक एवरेजिंग की वजह से। जी, तो यानी आपका मानना यही है कि लार्ज अपना जो लक्ष्य है पहले वो हम निर्धारित करें, उसके बाद अगर लंबी अवधि है तो लार्ज कैप की तरफ जो निवेशक है वो जा सकते हैं, या शुरुआत में अगर देखा जाए, क्योंकि ये लगता है कि जो स्मॉल कैप है वहाँ पे अगर हमें जो वैल्यू है कम, एनएवी अगर हमें कम प्राइस पे मिल रहा है तो वहाँ का भी रुख कर सकते हैं। नहीं, ये जो प्राइस वाला कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं इसके बारे में तो आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई अगर 20 साल पुराना फंड है और उसका एनएवी अगर 1000 रुपए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महंगा है। महंगा और सस्ता तो इस बात पे है कि आज आप जो
10,000 रुपया लगाएंगे, वो किन शेयर्स को पैसा लग रहा है, या किन जो म्यूचुअल फंड जो वो होल्ड करता है। जी। तो महंगा या सस्ता तो अंडरलाइंग बाजार के कंपोनेंट के महंगे और सस्ते होने पे निर्भर करता है। जी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है, आप जो पूछ रहे थे कि शुरुआती निवेशक को क्या करना चाहिए, शुरुआती निवेशक को एक हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए। ये जो बाजार का उथल पुथल है, जी। चढ़ते दौर में तो निवेशक बहुत ही बहादुरी से बाजार में आ पाते हैं, लेकिन जिस तरह के, और बाजार में हमेशा बढ़त धीरे धीरे होती है, गिरावट बहुत अचानक और बहुत रफ्तार से होता है। जी। और इससे निवेशकों को रिकंसाइल कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर नए निवेशकों के लिए। अगर आप 2-4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो, तो इसमें हमेशा ही निवेशकों को एक कंजर्वेटिव तरीके से शुरू करना चाहिए। एक ऐसे फंड में लगाना चाहिए जो बाजार के गिरावट से थोड़ा में भी रिलेटिवली स्टेबल रह सके। जी। इसमें मेरी सलाह होगी कि आप किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाएं जिसमें 1/4 पैसा इनकम में लगा रहता लेकिन है। या धीरेन्द्र जी, क्या एसआईपी के जरिए निवेश करना सही रहेगा, या कभी-कभी निवेशकों को लगता है कि एक लमसम अमाउंट जो है उसको हम लंबे समय के लिए उसका निवेश करें? इक्विटी में लगाने के लिए आपके लिए एसआईपी के जरिए सही नहीं रहेगा, वो ही आपके लिए विकल्प है। अगर आप एक साथ पैसा लगाते हैं तो आपके निवेश की वजह से आपके ऑड्स बिल्ड हो जाते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपया लगा दिया और जो पिछले 2 सप्ताह में जो स्थिति बनी है, आपका 10 लाख रुपया आज घट करके 9.5 लाख रुपया हो गया होता है। ऐसे में एक नए निवेशक के लिए बने रह पाना असंभव हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको धीरे धीरे लगाते हैं तो इस बाजार की गिरावट में आप खुश भी हो सकते हैं कि आपने 10 लाख रुपए नहीं लगाया, अगला 1 लाख रुपए आपको अगले महीने कम दाम पे लगेगा। तो ये एवरेजिंग का फायदा है। ये एसआईपी कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये आपके बिहेवियर मैनेजमेंट का सबसे इफेक्टिव टूल है। और इक्विटी चूंकि हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इक्विटी बहुत स्टेबल हो गया, 20% सालाना आपको निश्चिंतता से रिटर्न देता रहेगा। 20-30% पिछले साल ही जिस तरह का 35% रिटर्न मिला है, उसमें भी 3-4 बार ऐसे मौके आए हैं जिसमें कि महीनों में एक ही महीने में 8-10% की गिरावट भी देखी गई है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन कुछ निवेशकों का मानना ये हो जाता है कि जितने लंबे समय के लिए निवेश हम कर रहे हैं, शायद उतना ज़्यादा रिटर्न जो है हमें मिल सकता है। तो ऐसे में क्या इस तरह की धारणा सही है, या बाजार में जो उतार चढ़ाव की स्थिति है और जो एक लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं उसकी तरफ निवेश को अपना ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ये मेरी धारणा ही नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि लंबे समय में ही कारोबार में बदलाव आता है। कंपनियां, छोटी कंपनी बड़ी हो पाती है, बड़ी कंपनी बहुत बड़ी हो पाती है, बहुत बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल हो पाती है, दुनिया भर में अपनी को स्प्रेड कर पाती है। इसलिए अगर आप कम समय में बाजार को गेस करना असंभव है, लंबे समय में अच्छी कंपनी के बड़े होने के बारे में आप काफी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं। और इसमें अपने रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कारगर तरीका है, क्योंकि आप जब निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आप 50 कंपनी खरीद रहे हैं, उसमें से अगर 5 कंपनियां डूब जाएं और 5 कंपनियां 5 गुना बड़ी हो जाए तो आप ओवरऑल बेहतर होंगे। और खासतौर से धीरेन्द्र जी, अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है उसको लेकर सभी चलते हैं, उसको सोचना भी चाहिए कि किस तरह का रिस्क आपका रहता है। लेकिन खासतौर से जब हम बात करते हैं कि जब हमारा रिटर्न है वो ज़्यादा मिल सके, क्योंकि कभी कभी निवेशक को बस यही लगता है कि पिछले 6 महीने में कोई भी फंड है उसने अच्छा रिटर्न दिया और उसमें शायद बिना जाँचे परखे वो लगातार निवेश कर देता है। ऐसे में और किन किन बातों का ख्याल जो निवेशक हैं उनको रखना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये एक इन्वेस्टर्स का फेवरेट पास टाइम है, या फेवरेट पास टाइम नहीं, एक बिल्कुल नए निवेशकों के लिए यही तरीका होता है कि पिछले दिनों सबसे बेहतरीन रिटर्न कहाँ मिला है और उसका पीछा करें। और ये मुझे लगता है बहुत ही गलत शुरुआत है। ये और इससे आपके एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाते हैं। उस एक्सपेक्टेशन से और अच्छा रिटर्न मिलने के बावजूद आप डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी फंड का रिटर्न देखा है कि पिछले साल उसने 40% रिटर्न दिया है जी, और अगर आपको 20% रिटर्न अगले 1-2 साल में मिलता भी है तो आपको लगेगा कि ये तो उतना नहीं हुआ जितने की उम्मीद है या जितना देख करके आप आए थे। तो म्यूचुअल फंड का जो डिस्क्लेमर है उसको आप ध्यान कीजिए कि पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटिव है और ये फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा जी। और लेकिन लंबे समय में आप जब भी देखेंगे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में कई बार ऐसा होता है कि निवेश बाजार में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है या कम रिटर्न मिलता है। कोई भी अवधि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की देखेंगे तो वहां पे आपको नुकसान नहीं होता है जी। इसलिए जरूरी है
और इस खतरे को टालने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप डाइवर्सिफाई करें, एक ऐसे फंड का चुनाव करें जो कि गिरते बाजार में कम गिरे, अच्छे बाजार, चलते बाजार जी में थोड़ा बेहतर उसका प्रदर्शन हो। जी धीरेन्द्र जी, और लेकिन आप जो धीरे ये लगाइए। डाइवर्सिफिकेशन जिसका जिक्र अभी आपने किया, क्या हम ये भी मान सकते हैं कि पहले से शॉर्ट लिस्टेड करें और उसके बाद लार्ज हो, मिड हो या स्मॉल, अगर हमारे पास इतना अगर लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं तो क्या तीनों में भी एक साथ निवेश की सलाह आप देंगे क्या? जी हाँ, मेरी सलाह होगी कि किसी भी शुरुआती व्यक्ति को इक्विटी फंड में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, किसी हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाए, जी। ताकि स्टेबिलिटी में और बाजार में आपका विश्वास बन सके। 1-2 साल के बाद वहां पे आपके पास 2 तरीके हैं। जी। एक बल्कि बल्कि मैं कहूंगा कि 3 तरीका है। एक तो कि आप किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में पैसा लगाएं, तो जी। ये आपका एक नॉन लो मेंटेनेंस आपका स्ट्रैटेजी होगा। आपने पैसा लगाया, 1-2 फंड का चुनाव किया, उसमें आप लगाते जा रहे हैं, जी। आपका लगा हुआ पैसा लार्ज, मिड, स्मॉल हर तरह की कंपनी में लग रहा है। दूसरा तरीका है कि आप किसी लार्ज कैप का चुनाव करें, मिड कैप का चुनाव करें और स्मॉल कैप का चुनाव करें और तीनों को कंबाइन करें और देखें। जी। यहाँ पे निवेशकों को अक्सर चिंता होती है, क्योंकि कई बार स्मॉल कैप बहुत अच्छा करता है और लार्ज कैप में लगाने का आपको अफसोस होता है। लार्ज कैप कभी अच्छा करता है और स्मॉल कैप में लगाने का अफसोस होता तो है। चलता रहेगा यानी बाजार में तो। जी, और ये चलता रहेगा। जी। और तीसरा तरीका, और निवेशकों को बहुत घबराहट होती है, खासकर आज जैसे बाजार में जहाँ पे भारी गिरावट के दौर में आप हैं। जी। मुझे लगता है कि निवेशकों को एक रकम निर्धारित करना चाहिए, और अगर आप ये फंड का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाइए, पीएससी 500, निफ्टी में, और 1-2 साल लगाने के बाद उसको देखिए मत। जी। क्योंकि अगर आप रोज-रोज देखेंगे तो आप चिंता में ही, जैसे आप अगर पेड़ लगाते हैं, अगर आप पौधा लगाते हैं और उसको रोज आप खोद के नीचे देखते हैं कि कितना बड़ा है, जी। तो वो बढ़ पाएगा, आप चिंता में ही रह जाएंगे। तो बिल्कुल वही नजरिया होना चाहिए आपका कि आप पैसा लगाइए और शुरुआती दौर में 6 महीना, साल भर, 2 साल आप उसको देखिए मत, केवल लगाते रहिए। जी। तो बिल्कुल इस तरीके से जो निवेश की जब बात की जा रही है तो ये एक मंत्र धीरेन्द्र जी द्वारा कि किस तरीके से आपको जो निवेश है वो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बचत को लेकर, ऐसे में कितनी जो SIP है धीरेन्द्र जी, वो हमें रखनी चाहिए शुरुआती तौर पर, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि जो निवेश है एक आदत के तौर पर उभरती हुई नज़र आती है। युवा हों या जो अलग अलग उम्र के लोग हैं, आयु वर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं निवेश को लेकर इच्छुक रहते हैं। लेकिन युवा जो हैं शायद उनका तो रुझान अब नज़र आता है इस तरफ, लेकिन जो दूसरे आयु वर्ग हैं उन्हें लगता है कि ये काफ़ी पेचीदा है। क्या ऐसी भी इस तरह की भी हम कह सकते हैं परिस्थितियों का सामना होता है निवेशकों का? जी हाँ, निवेशकों को बड़ी, एक तो बाजार ही बहुत ही कंफ्यूजिंग जगह है। जब आप बाजार में निवेश करने की सोचते हैं तो आप जब विकल्प देखते हैं, जी। और इसकी शुरुआत होती है कि बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, और जैसे ही आप स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे रातों रात लोग अमीर बनते हैं। और यहाँ पे सेबी की स्टडी ये बताती है कि रातों रात लोग अमीर नहीं बनते हैं, बल्कि जी। 90% से ज्यादा लोग पैसा गवाते हैं। तो जब आप रुक करते हैं और वहां पे और यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी हैं, बहुत सारे फिनटेक्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो आपका खाता खोलने के लिए आतुर हैं। जी। वो आपका खाता खुलवाते हैं और आपको तेजी से, और कभी कभी आपको चलते बाजार में आपको फायदा भी होता है। फायदा होने की वजह से आप उसमें विश्वास करने लग जाते हैं, और उसके बाद अचानक, और जैसा मैं पहले बता रहा था कि बाजार में मुनाफा धीरे धीरे होता है और नुकसान अचानक ढेर सारा होता है। जी। और इस वजह से जब आप ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग करना एक तरह का लिवरेज ट्रेड है। आप 10 रुपए लगा के आप 100 रुपए का सौदा कर रहे हैं, और अगर 100 रुपए का सौदा जो है वो अगर घट करके उसका दाम 90 रुपया हो जाए, जी। तो आप अपनी पूंजी गवा देते हैं। चलिए, इस बात का जो निवेशक है उनको ख्याल यहाँ रखना होगा, किस तरीके से जो उनकी पूंजी है, जो निवेश है, उस पर अच्छा रिटर्न उनको मिलना चाहिए, ना कि उनको नुकसान का सामना करना पड़े। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से देखिए तो बात हुई कि किस तरीके से जो निवेश है हमें वो करना चाहिए जब इक्विटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपको मनी मंत्र में बताते हैं खास मनी मंत्र, और उसमें आज की अगर बात की जाए, आज एक और खास मनी मंत्र आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए, जब हम निवेश की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं, तो उसी में एक हमारे पास विकल्प है सुकन्या समृद्धि योजना का। जी हाँ, जो खासतौर से अगर देखा जाए, बेटी के जन्म के समय 10 साल की उम्र तक आप ये जो खाता है इसको खोल सकते हैं। यानी एक अच्छा विकल्प जब आपको मिलता है बचत के लिए, और खासतौर से देखिए करीब 250 रुपये यानी 250 रुपये की एक न्यूनतम राशि से आप ये खाता खोल सकते हैं।
जो सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात कर रहे हैं, माता पिता या जो संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो 2 बालिकाओं का जो खाता है वो खोल सकते हैं। और अगर 2 बच्चियां जुड़वा हैं तो वहाँ आपके पास विकल्प है कि आप तीसरी के लिए भी वो खाता खोल सकते हैं, यानी उसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं। और जब एक वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं, यानी 1 साल में आप कितना इसमें जमा कर सकते हैं, तो करीब 1.5 लाख रुपए की जो राशि है वो आप 1 साल में इसमें जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष तक पूरा होने पर ये जो खाता है परिपक्व होगा, यानी आपको जो राशि है वो मिल जाती है। और कई तो कैलकुलेशन ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि करीब 21 साल में अगर आप हर महीने यानी साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए इसमें दे रहे हैं तो आपको 70 लाख रुपए तक भी मिल जाता है। और वर्तमान इसकी ब्याज दर की अगर बात की जाए तो करीब ये 8.2% बनी हुई है, जिसमें लगातार बदलाव भी होता है और लगातार फ़ायदा भी जो निवेशक हैं उनको इसके ज़रिए मिलता है। और ख़ासतौर से खाते में जो है उसकी रकम खाता पूरी होने की जो तारीख से आपको बता दें 14 वर्ष पूर्ण होने तक ये आपकी जो राशि है वो आप इसमें जमा करते हैं और उसके बाद आपको इस पे जो लाभ है वो भी मिलता है 6 साल के बाद भी। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं जो आपकी जमा राशि है उस पर आपको इनकम टैक्स में तिगुना छूट भी मिलती है, यानी जो आप राशि जमा कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं और जो ब्याज आ रहा है उस पर किसी भी तरह का जो टैक्स है वो नहीं लगता। तो ये फ़ायदे हैं इस योजना के, सुकन्या समृद्धि योजना के। और इसी वजह से आज ये खास हमारा आज का मनी मंत्र जान लिया आपने किस तरीके से और लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन ये बेहद ज़रूरी कि आप कहीं भी निवेश करें या आपकी जो पूंजी है उसका निवेश कैसे कर सकते हैं, कई बातों का आप ख्याल रखें। और वही तमाम बातें आपको लगातार मनी मंत्र में हम बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। This program was sponsored by National Pension System NPS. For a secured future, NPS जरूरी है।